नमस्कार दोस्तों। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात करने वाले हम इस वीडियो के अंदर। 17 सितंबर को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दिस पॉलिसी। विज्ञान भवन से दिल्ली से ये पॉलिसी लॉन्च हुई है और इंडिया के लिए आने वाले समय पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश को सुपर पावर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहने वाली है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों, व्हाट इज बेसिकली लॉजिस्टिक्स। कॉमन सेंस से समझते हैं लॉजिस्टिक्स क्या होता है। किसी भी सामान को लाना, ले जाना, उसकी प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना ले जाने लाने की, एंड उसके साथ में उसको स्टोर करना, ये सब कुछ लॉजिस्टिक्स में आता है। आप अगर कॉमन सेंस से समझे तो ट्रेन से आपने सामान जाता हुआ देखा होगा, ट्रक से जाता हुआ देखा होगा, शिप से जाता हुआ देखा होगा, ये सब लॉजिस्टिक्स में आता है। एडिड टू दैट लॉजिस्टिक्स में केवल सामान नहीं आता दोस्तों, लॉजिस्टिक्स में लोग भी आते हैं, रॉ मटेरियल जो सामान हुआ वो आता है। ये सब चीजें भी लॉजिस्टिक्स के अंदर आती हैं। सो लॉजिस्टिक्स मतलब हमको समझ में आ गया कि किसी भी सामान को ले जाना, लाना, उसकी प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, कहाँ स्टोर करना है, कैसे रिसोर्स करना है, ये करना। अब अगर हम जैसे ही हम ये सोचते हैं कि लॉजिस्टिक्स तो ये हो गया, ठीक है, अब इसके अंदर पॉलिसी क्या होगी, मतलब नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, सामान जा रहा है, आ रहा है, बात खत्म। नहीं, यहीं पे गलती होती है। जब हम बात करते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, तो इस पूरे काम में बेसिकली कुछ मोड लगते हैं। अब आप लोगों ने बहुत बार पिछले कुछ समय में सुना होगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। व्हाट? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि केवल कोई एक मॉडल नहीं रहेगा ट्रांसपोर्ट का। लाइकवाइज अगर आप ट्रेन की बात करें तो केवल ट्रेन नहीं रहेगी, ट्रेन भी होगी, रोड भी होगी, इनलैंड वाटरवेज भी होगा, ओशियन वाटरवेज भी होगा और एयर भी होगा। मतलब पांचों तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कोई एक सामान जरूरी नहीं है कि कोयम्बटूर से अगर किसी बस में, सॉरी, किसी ट्रक पे चढ़ा तो वो कोयम्बटूर से दिल्ली तक वाया ट्रक ही आएगा। हो सकता है कि कोयम्बटूर से दिल्ली तक बीच में वो ट्रक से पहले पहुंचे ट्रेन तक, ट्रेन से वापस दिल्ली के पास में कहीं आया और वहां से फिर दोबारा ट्रक पे लोड होके आए। दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। सो दैट इज नोन एज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि हमारे देश में, इंडिया के अंदर क्या क्या मॉडल्स हैं ट्रांसपोर्ट के। तो अगर हम सबसे पहले लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया के अंदर आज भी सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ लॉजिस्टिक्स है रेलवे। रेलवे के अंदर हम लोग बात करें तो तकरीबन हर 1 किलोमीटर पे हर मैट्रिक टन सामान को ले जाने की कॉस्ट 2 या 3 रुपए के आसपास पड़ती है। वहीं वहीं अगर हम यही कॉस्ट एरोप्लेन में लेके चले जाएं तो ये 18-19, रोड पे जाएं तो 12-14 रुपए के आसपास पड़ती है तकरीबन। और अगर हम इसी के अंदर समझें कि अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, रेल तो इंडिया के अंदर सबसे चीपेस्ट है, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यही होता होगा। नहीं, बिल्कुल गलत। इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक्स में रेल सबसे चीपेस्ट तो है, पर सबसे ज्यादा यूटिलाइज रेलवे नहीं होता। तो आप कहेंगे क्यों नहीं होता? बिकॉज उसकी कुछ समस्याएं हैं और वही समस्याओं को सॉल्व करने के लिए और आने वाले और जो ट्रांसपोर्ट है उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आ रही है। तो हम सबसे पहले समझ गए रेलवे बहुत कम यूज होता है, चाहे वो चीपेस्ट है। कम यूज होने के पीछे 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन कम यूज होने के पीछे कि रेलवे के अंदर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में टाइम बहुत लगता है। अब आप कहेंगे क्यों, ट्रेन तो फास्ट चलती है, टाइम क्यों लगता है? टाइम इसीलिए लगता है कि ट्रेन बहुत सारी हो सकती हैं, ट्रैक तो कम है ना। और क्योंकि ट्रैक कम है तो वही एक ट्रैक है जिसपे चाहे पैसेंजर ट्रेन चले, चाहे उसके ऊपर सामान ले जाने वाली ट्रेन चले। अभी जब पैसेंजर ट्रेन उसके ऊपर चल रही है और सामान ले जाने वाली ट्रेन है, तो पहले आप पैसेंजर ट्रेन को क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। जब आप पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी देते हैं तो सामान वाली ट्रेन साइड में, और इसकी वजह से वो बहुत लेट हो जाती है। पहला इशू। दूसरा इशू रेलवे के अंदर, जो इतने सारे लोग रेलवे से सामान नहीं भेज रहे हैं। दूसरा इशू, कोई ट्रैकिंग रेलवे के अंदर नहीं हो पाती आपके सामान की एग्जैक्टली, कि कैसे कैसे एग्जैक्टली सामान क्या चल रहा है, क्या ट्रैकिंग चल रही है, तो प्रॉब्लम आती है। और तीसरा इशू, आपको हैंडलिंग कैसे होने वाली है आपके सामान की, उसकी बहुत, आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा किस तरीके से सामान को बांध के चढ़ाया जाता है, तो उसकी हैंडलिंग कैसे होने वाली है उसकी आपको प्रॉब्लम होती है। अनटिल अनलेस आपके खुद के बड़े बड़े कंटेनर्स जा रहे हैं, छोटे सामान की आपको रेलवे मालगाड़ी से हैंडलिंग की प्रॉब्लम होती है। और इन 3 वजहों से बहुत सारे बिजनेसमैन अपना सामान, अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड रेलवे से नहीं बेचते। तो चलिए इसके बाद दूसरा रास्ता आता है, तो आप कहोगे दूसरा रास्ता? हाँ,
दूसरा रास्ता तो रोड होता है। बिल्कुल सही। इंडिया के अंदर मोस्ट यूज होने वाला लॉजिस्टिक्स जो है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। बट अब रोड ट्रांसपोर्ट की अलग प्रॉब्लम है। रोड ट्रांसपोर्ट की सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये इंडिया में हमको बहुत महंगा पड़ता है। हमको बहुत महंगा ये क्यों पड़ता है, उसके पीछे भी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी प्रॉब्लम आती है रोड ट्रांसपोर्ट के महंगा होने की, दैट द ट्रक आर नॉट ऑलवेज यूटिलाइज्ड टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। हमेशा आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई ट्रक भर के ही चल रहा है। ट्रक यहां से, माने दिल्ली से किसी ट्रक को कोलकाता जाना है, तो वो हो सकता है दिल्ली से कोलकाता तक सामान लेके जाए और कोलकाता से लौटने के लिए उसको 3-4 दिन लग जाए। या तो वो खाली वहां पे खड़ा रहे तो यूटिलिटी खराब हो रही है, या फिर जब वो लौट के आ रहा है तो उसको खाली आना पड़े क्योंकि कोई सामान ना मिले। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ साथ क्या आती है, ट्रक के साइज की। अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक सबसे बड़े साइज का जो ट्रक होता है, जो आपने रोड पे कई बार देखा होगा, जो आपके बगल से ऐसे निकलता है तो आपको लगता है एक वक्त गुजर गया, ऐसे करके चलता रहता है वो। तो वो जो ट्रक बड़ा वाला होता है, वो ट्रक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है रादर देन वो छोटे ट्रक जो चलते हैं। तो छोटे ट्रक कॉस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं होते, क्योंकि वो फ्यूल ज्यादा ले रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज सेम ले रहे हैं, पर सामान कम ले जा पा रहे हैं। और इंडिया में छोटे ट्रक बहुत है, बड़े ट्रक नहीं, क्योंकि बड़े ट्रक का क्लियरिटी नहीं होती कि कितना सामान पहुंचाना है। एंड थर्ड, इसके बाद में जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन मतलब आप माने कि एक शहर है दिल्ली, अब दिल्ली के आसपास बेसिकली चंडीगढ़ भी है, जयपुर भी है, यहां इस तरफ नीचे आगरा भी है, इधर कानपुर भी है, उधर लखनऊ भी है। अब क्या हो रहा है कि लखनऊ में कोई फैक्ट्री है, माने जो फैक्ट्री लखनऊ के अंदर शर्ट की फैक्ट्री है, अब वो शर्ट जो है, वो शर्ट उसकी फैक्ट्री से 5 अलग ट्रक निकले, एक दिल्ली के लिए, एक चंडीगढ़ के लिए, एक जयपुर के लिए, एक लखनऊ के लिए, एक कानपुर के लिए, एक आगरा के लिए, और वहीं पांचों ट्रक फिर वहां से लौट के वहां पे आए। तो अब जैसे ये एक फैक्ट्री यहाँ पे थी, ऐसी हर शहर में एक एक फैक्ट्री हुई अलग अलग चीजों की जिनको सामान पहुंचाना है। तो 5x5 25 ट्रक लग गए पूरे सामान को लाने ले जाने में, क्योंकि हर शहर को पांचों शहर में भेजना है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 25 ट्रक यूज भी हो रहे हैं और वो पूरी तरह अपनी यूटिलिटी पे चल नहीं पा रहे हैं। अगर इसी को हमको इंप्रूव करना हो तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट अब जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी उसके अंदर दिल्ली को एक कोर सेंटर बनाएगी, और उस कोर सेंटर के अंदर लखनऊ से वो शर्ट का ट्रक शर्ट लेके आएगा सारे शहरों के लिए, बड़े साइज में बड़ा ट्रक आएगा और वहां पे उस वेयर हाउस पे उतार देगा। वैसे ही चंडीगढ़ से सामान आएगा, वेयर हाउस पे उतर जाएगा। वैसे ही जयपुर से आएगा, आगरा से आएगा और नोएडा से आएगा। अब होगा क्या दोस्तों, जब ये सब शहरों से सामान आके दिल्ली के अंदर एक बार स्टोर हो जाएगा, तो स्टोर होने के बाद जिसको जो ट्रक लखनऊ से आया था पूरा सामान लेके, अब वो ट्रक पांचों शहरों से जो सामान लखनऊ के लिए आया था, वो उस वेयर हाउस से पांचों शहरों का लखनऊ का सामान पिक करेगा और लखनऊ जाएगा, एक ट्रक लगा। वहीं चंडीगढ़ से जो ट्रक आया था सामान लेके, अब वो पांचों शहरों से जो चंडीगढ़ का सामान आया था पिक करेगा और चंडीगढ़ जाएगा। ऐसे ही वो चारों के चारों शहरों में पांचों में होगा। और वहीं जहां 25 ट्रक लगने थे दोस्तों, वहां अब कितने ट्रक लगेंगे? केवल 5 ट्रक लगेंगे और यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर अभी आने वाले टाइम पे जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आने वाली है, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो रोड हमको समझ में आ गया तीन प्रॉब्लम कौन सी हैं, और रोड में हमको समझ में आ गया कि ट्रक सबसे ज्यादा यूज होते हैं, अराउंड 60 to 70% इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से है। बट उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारे यहाँ अब तक यूटिलाइज नहीं हुआ है लॉजिस्टिक का पॉइंट, एंड दैट इज इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे दोस्तों अगर सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो रेलवे से भी सस्ता हो सकता है। बट अभी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू कनेक्ट डिफरेंट रिवर, सो दैट हम इनलैंड वाटरवे के तहत सारी की सारी रिवर्स को कनेक्ट करके और फिर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। एंड देन इसके बाद आता है दोस्तों वाटरवेज ऑफ ओशियन। अब हम लोग ओशियन वाटरवेज तो बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सिस्टम सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक्स के लिए यूज होता है, सो दैट इज ओशियन वाटरवेज, बिकॉज बड़ी शिप के अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है और वो सस्ता पड़ता है रादर देन प्लेन, और ट्रेन तो सारी कनेक्ट भी नहीं हो सकती। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एयरवेज। एयरवेज फास्टेस्ट है, एयरवेज फास्टेस्ट है, बट एयरवेज सबसे ज्यादा कॉस्टली है। तो यहां तक हम लोग समझ गए हमारे पास 5 अलग अलग लॉजिस्टिक्स क्या क्या है इंडिया में, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है ये भी समझ गए, और ऊपर हम लोग समझ गए लॉजिस्टिक्स होता क्या है। अब हम लोग बेसिकली समझेंगे कि ये पॉलिसी जो आने वाली है, ये पॉलिसी के गोल्स क्या हैं, एंड देन ये पॉलिसी वो गोल्स को कैसे अचीव करेगी। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के गोल क्या है, मतलब ये पॉलिसी आई ही क्यों, हमको क्या अचीव करना है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा
किसी भी नेशन के अंदर उस नेशन का जीडीपी कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग इंडिया में अभी अपना गोल अचीव करने वाले हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। बिल्कुल सही बात है, हम वो अचीव करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। अब सवाल आता है कि जब हम वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का गोल अचीव करेंगे, उस टाइम पे अगर हमारी इकोनॉमी का 16 to 18% लॉजिस्टिक्स में खर्च हो रहा होगा, तो आपके हिसाब से वो ज्यादा सही फैक्टर है या फिर 6 to 8% खर्च होना ज्यादा सही फैक्टर है? बट ऑब्वियस है 8% के आसपास खर्च होना ज्यादा सही फैक्टर है, क्योंकि 10% का फायदा हो रहा है। और ये 10% छोटा मोटा 10% नहीं है, $5 ट्रिलियन का 10% है। कितने का? $5 ट्रिलियन का। तो अब आप पॉइंट समझिएगा कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो भी हर वो कंट्री जो कि इकोनॉमी में बहुत आगे है, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर सबसे फायदे की चीज उन लोगों के लिए पता है क्या है दोस्तों? उनका लॉजिस्टिक का कॉस्ट उनको केवल 8% के आसपास पड़ता है, जो हमें 16 से 18% पड़ रहा है। और वो क्यों? क्योंकि उनका लॉजिस्टिक्स बहुत कोऑर्डिनेटेड होता है। और अब हमारा भी यही मिशन है, क्योंकि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हमको 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के टॉप 25 कंट्रीज के अंदर आना है, जिसमें हम इस टाइम 2018 की रैंकिंग के हिसाब से 44th रैंक पे हैं। हमको साउथ कोरिया के स्टैंडर्ड को मैच करना है, सो दैट हम जिस तरीके से वो लोग लॉजिस्टिक्स को इतना एफिशिएंटली कर रहे हैं, हम भी कर पाए। और हम इतने बड़े कंट्री हैं, बड़ा कंट्री नहीं, हम इतने बड़े कंट्री हैं, और क्योंकि हम इतने बड़े कंट्री हैं, इसी वजह से जब हम इसको अच्छे लेवल पे करेंगे तो हम बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई कि हमारे गोल्स क्या है, कि हम लोग जीडीपी की कॉस्ट लॉजिस्टिक्स में कम लाना चाहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हम इन गोल्स को अचीव कैसे करने वाले हैं, हम इन गोल्स को अचीव कैसे करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये लाइन बोल दोगे, ये तो हमने हर जगह पढ़ ली, आप हमें समझाओ ना क्या होता है। चलिए समझते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम होता क्या है दोस्तों? आज से करीबन 5 साल 6 साल पहले जब आप अपने घर से कहीं जाते थे, कहीं भी घूमने जाते थे, तो आप रोड पे जाने के बाद में पहले आप टैक्सी या ऑटो ढूंढते थे, एक एक ऑटो वाले से बात करते थे, और फिर ऑटो वाले से बात करके उससे जो भी बात करने के बाद फिर वो ऑटो से जाते थे। कभी ऑटो मिलता था या नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि सारे ऑटोज में से कोई भी सिस्टम नहीं था जिसमें वो सब कनेक्टेड हो। धीरे धीरे ओला, उबर, ये सारी की सारी सर्विसेज आई। और ये सर्विसेज ने क्या करा दोस्तों? ये सर्विसेज ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न कंप्यूटर एल्गोरिदम के साथ, मॉडर्न मशीन लर्निंग के साथ में वो सारी की सारी सिस्टम्स को डिजिटली इंटीग्रेट कर दिया। मतलब आज जब आप अपने फोन में देखते हैं कि यार मुझे कहीं जाना है, आप खोलते हैं और आप देखते हैं, अरे यहाँ पे मेरे आसपास इस टाइम पे 5 कैब हैं, 4 ऑटो हैं, तो वो कैसे आप अपने फोन में देख पा रहे हैं ना? तो अगर आप रोड पे जाके देखते तो आप सामने से देख पाते रियली, और अभी आप फोन में देख रहे तो आप डिजिटली देख पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे ट्रक, सारे के सारे वेयर हाउसेस को डिजिटली इंटीग्रेट किया जाएगा, सो दैट आप लोग सब डिजिटलाइज फॉर्म में देख पाए कि कौन सा ट्रक कहाँ कैसे आ रहा है और क्या जा रहा है। सब में जीपीएस ट्रैकिंग लगाया जाएगा। हर वेयर हाउस के अंदर सामान का पूरा एनालॉग क्लियर हुआ करेगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इससे हम लोग, सबसे पहला जो ये पॉइंट है, इससे फायदा होगा कि इससे हम लोग और एफिशिएंट होंगे, क्योंकि जब चंडीगढ़ से कोई सामान लेके ट्रक दिल्ली आ रहा होगा तो उसको पता होगा कि दिल्ली के अंदर मेरा लखनऊ वाला, आगरा वाला, जयपुर वाला सामान पहुंच चुका है और अब मुझे उसको लेके लौटना है। उसको पहले से पता होगा, या उसे पता होगा कि कल मेरे पास जयपुर वाला सामान आएगा, अभी नहीं आया तो मुझे भी कल तक पहुंचना है, तो मैं एक दिन बाद ही निकलूंगा। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन प्लानिंग रहेगी। तो पहला हुआ ये डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ, या इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। दूसरा इसके बाद आता है दोस्तों यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। When I talk about यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, आप इसको एक बार चारों वर्डों को अलग अलग कर दीजिए। सबसे पहला वर्ड है दोस्तों यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब सारे के सारे लॉजिस्टिक्स एक साथ। दूसरा है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब ही हो गया कि सारे लॉजिस्टिक्स, मल्टी मॉडल, शिप, प्लेन, ट्रेन, बस, एवरीथिंग। देन इसके बाद इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? हम जानते हैं, ऐप जिसके अंदर हम, आप, कोई कॉमन बिजनेसमैन देख पाए कि ये ऐप है, इस ऐप के अंदर मुझको दिख रहा है कि अगर मुझे अपना सामान आगरा से और जम्मू तक पहुंचाना है तो मेरे पास अलग अलग रूट है। अगर मेरा सामान के हिसाब से वो मुझे रूट बताएगा। अगर मुझे कोई मेटल और पहुंचानी है तो वो हो सकता है पाइप के रूट से हो, है ना, या हो सकता है मुझको अगर गैस पहुंचानी है या लिक्विड कोई सामान है तो उसका अलग रूट हो। अगर मुझे कोई सॉलिड सामान पहुंचाना है तो वो हो सकता है बस के रूट से जाए। अगर कुछ और बड़ा सामान पहुंचाना है और ज्यादा लंबे किलोमीटर तक पहुंचाना है तो ट्रेन के रूट से जाए। कम टाइम तक पहुंचाना है तो वो कहेगा ट्रेन मत लो। आप समझ रहे हैं ना? तो ये क्या होगा, एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा, जिसके अंदर हम, जैसे कि ओला उबर में देखते हैं, सेम वैसे ही अपनी ऐप में खोल के सारे बिजनेसमैन देख सकते हैं कि उनको अपना सामान मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी से
फास्टेस्ट कहीं पे भी कैसे पहुंचेगा। तो ये हो गया एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दोस्तों इस चीज का। यूलिप यही डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। गवर्नमेंट ने जो चुनौतियां दी हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं सुनने में, जब वो पूरी होंगी तो और अच्छी लगेंगी, और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही पूरी हो जैसे कि गवर्नमेंट ने हमको समझाया है और हमने गवर्नमेंट से समझा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स बिल्कुल सेम है दोस्तों, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, जिसमें आपको चाहिए होता है कि आपको बहुत सारी क्लियरेंस गवर्नमेंट के अलग 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 जगह से ना लेनी पड़े, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिले, आप एक जगह जाए सारी क्लियरेंस मिल जाए। ऐसे ही ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स में होगा। होता क्या है इंडिया के अंदर आज के टाइम पे, जब एक वेयर हाउस से अगर दूसरे वेयर हाउस में भी सामान पहुंचाना है या फिर एक शहर से दूसरे शहर में सामान लेके जाना है, तो आपको बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, और वो बहुत सारी परमिशंस आपको बहुत परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार ये परमिशन ये परमिशन ये परमिशन ये परमिशन, इससे अच्छा मैं ट्रक में लेके सामान करूं, एक एक बार शिफ्ट करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, all the government department around 33 or something, all the government department will be in a single system, जहां पे उसी यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के अंदर गवर्नमेंट का सेक्शन होगा और आपको सारी क्लियरेंसेस वहीं से मिलेंगी, आपको एक एक ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सो दैट इज ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स। एंड देन इसके बाद आता है सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप्स। So when I talk about system improvement groups, or we can say basically it will be a comprehensive logistic action. Comprehensive logistic action की बात करें तो क्या होता है, बहुत आसान है। अब आप समझें कि जैसे आप यूरोपियन यूनियन से हम लोग समझते हैं, तो यूरोपियन यूनियन में क्या होता है कि वो सारे कंट्री जो यूरोपियन यूनियन के अंदर होते हैं उनका इकोनॉमिक सिस्टम तकरीबन बराबर होता है, सो दैट वो एक दूसरे के साथ सही से पार्टिसिपेट कर पाए और एक दूसरे के साथ सही से एक्शन में काम कर पाए। सेम अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, और आप सोचें कि ट्रेन से कोई सामान बहुत अच्छा वेयर हाउस में आ गया, और उसके बाद जिस ट्रक में वो जा रहा था वो ट्रक की का हालत बहुत खराब थी, और क्योंकि उस ट्रक की हालत बहुत खराब थी तो वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया या खराब हो गया, या फिर वाइसी वर्सा हो गया, या फिर क्या हुआ कि जो ट्रक था उसके अंदर जीपीएस कनेक्टेड नहीं था, तो जो बंदा सामान भेज रहा था उसको ट्रैकिंग नहीं मिली, तो आप कहोगे अबे यार ये क्या हो रहा है यार, इससे अच्छा इसलिए तो मैं ट्रक से भेजता था ताकि सारा सामान एक बार में ट्रक से चला जाए। इसी बात को आप ध्यान समझते हो समझें तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ओके, अभी हमको सब लोगों के स्टैंडर्ड को एक बराबर स्टैंडर्ड पे लाना होगा, सो दैट जब सब लोग बराबर स्टैंडर्ड पे आ जाएं तो उसके बाद क्या हो, सिस्टम में काम करना आसान हो। सो व्हाट विल दिस फोर्थ पॉइंट विल डू, इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान विच विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्डाइज ऑल द फिजिकल एक्सेस। सारे सिस्टम को स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, सर्विसेज की बेंचमार्किंग की जाएगी। व्हेन आई टॉक अबाउट सर्विसेज की बेंचमार्किंग की जाएगी, उसका मतलब क्या होता है, सर्विसेज की बेंचमार्किंग मतलब कि इससे लो स्टैंडर्ड पे कोई भी काम नहीं करेगा। हर वेयर हाउस के अंदर डिजिटली क्लियर होगा क्या सामान है, हर वेयर हाउस के अंदर जो मशीन्स होंगी वो एग्जैक्टली क्लियर होंगी कि आप सामान को इस तरीके से सेट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा किस तरीके से बड़े लेवल पे लॉजिस्टिक मेंटेन की जाती है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, और लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलप किए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स पार्क एग्जैक्टली वही जगह जहां बहुत सारे वेयर हाउसेज होंगे। तो आपको समझ में आया यहां तक ये हम कैसे करने वाले हैं, क्या हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट पार्ट समझते हैं, और वो कि गवर्नमेंट इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर और क्या क्या स्कीम्स हैं जो जुड़ने वाली हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1993 इसके अंदर इसके साथ काम करेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ही करना है तो वो इसके साथ जुड़ेगा। दूसरा, पीएम गति शक्ति स्कीम, हमें बहुत अच्छे से याद है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर बोला था कि गति में ही शक्ति है, और ये स्कीम का मतलब ही ये था कि अगर आपको कोई काम करना है और आप काम वो बहुत स्लो कर पा रहे हैं तो बेकार है। जैसे कि हम लोग देखते थे कि रोड बनी, उसके बाद वाटर डिपार्टमेंट वाले आए गड्ढा खोद दिया कि अरे पानी की लाइन तो रह गई थी, फिर रोड बनी उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट वाले आए गड्ढा खोद दिया, अरे ये तो रह गया था, और ऐसे रोड बनती जा रही है गड्ढा खोदता जा रहा है। अरे पहले डाल दो ना सारे पाइपलाइन, पहले डाल दो सारी वाटर पाइपलाइन। और यही ये स्कीम बताती है कि सब लोगों को कोऑर्डिनेशन में काम करना है सो दैट काम जल्दी हो पाए, पीएम गति शक्ति स्कीम, और उस जल्दी के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन इसके बाद में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि अलग अलग जगहों से वहां पे सामान पहुंच पाए। देन इसके बाद में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मैं बात जब करता हूं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की तो इसका मतलब क्या होता है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब होता है कि अब सामान ले जाने वाली जो ट्रेन है, अब सामान ले जाने वाली जो ट्रेन है वो ट्रेन के लिए ट्रैक अलग होगा।
वो पैसेंजर वाले ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेन के निकलने का वेट नहीं करेंगी, उनका ट्रैक अलग होगा, सो दैट वो सीधे अपना सामान ले जा सके। हम लोग एक पूरी वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे। आप लोग जरूर इस चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आप वो नेक्स्ट वीडियो देख पाए। इसके बाद आता है दोस्तों सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सी पोर्ट्स को डेवलप करने वाले हैं। आपको पता है वर्ल्ड के टॉप 20 सबसे बड़े सी पोर्ट्स में से 10 सी पोर्ट्स चाइना के अंदर है। हमारे पास बहुत बड़े सी पोर्ट नहीं है जो बहुत बड़े लेवल पे सामान को उतार सकें और चढ़ा सकें और बहुत जल्दी ये काम हो सके, शिप के आने के बाद शिप के लौटने में बहुत वेट ना लगे। और इसके लिए हम लोग सागरमाला प्रोजेक्ट से अपने सारे के सारे सी पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, टेक्निकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेक्निकली एडवांस कर रहे हैं और वहां के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद आता है दोस्तों लास्ट, दैट इज द भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट इज बेसिकली कनेक्टिंग ऑल द मेन हाईवेज एंड रोड्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी भी बड़ी रोड्स और हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सब इसके अंदर बन रहे हैं, जो कि लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत काम का है। तो ये सारी स्कीम मिलकर लॉजिस्टिक्स के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन पे काम करेंगे, सो दैट आने वाले समय पे हम अपने जीडीपी को 16 to 18% से जो लॉजिस्टिक्स पे खर्च होता है 8% के आसपास ले आए। अब इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरी स्कीम पढ़ने के बाद मुझको क्या लगा और हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं बस, मुझे इस स्कीम के अंदर एक पॉइंट लगा है जो मैं एग्जैक्टली कहूंगा कि ये जो स्कीम मैंने पढ़ी है, काश ये ऐसी ही पूरी हो भी जाए। मतलब ये बहुत अच्छी स्कीम है, अगर ये पूरी होगी तो बहुत अच्छा होगा, बट इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। इसके अंदर लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन होना है। हम सब लोगों को एज अ सोसाइटी के मेंबर अपनी आदतों को चेंज करना शुरू करना है। दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी कुछ समय पहले प्लास्टिक बैन की बात करी। प्लास्टिक बैन के अंदर अगर गवर्नमेंट हमको 3 चीज बैन करने की कह रही है, तो अगर हम उसके अलावा कोई 5 चीज और हैं जो खुद यूटिलाइजेशन से कम कर सकते हैं प्लास्टिक की, तो हमें करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने से क्या फर्क पड़ेगा, इतने से ही फर्क पड़ेगा दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना? सो इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर जो भी लोग इस यूलिप प्लान को यूज करेंगे, जो भी लोग उस ऐप को यूज करेंगे, जो भी लोग उसको समझने की इच्छा रखेंगे, वही लोग इस सिस्टम के अंदर बढ़ावा दे पाएंगे, वही इसके अंदर बदलाव कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? सो ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बहुत अच्छी है। द पॉइंट इज कि इसको एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किया जा सके जैसा सोचा है, इसके एग्जीक्यूशन में कोई कमी ना आए, लोग उस लेवल तक अपने आप को टेक्निकली डेवलप कर पाए, लोग उस लेवल तक डिजिटलाइजेशन को यूज कर पाए, एंड देन एवरीथिंग विल गो वेरी फाइन। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए और ऐसी क्या क्या वीडियोस बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार। हाँ एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो तो भैया अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वो जो भी 4-5 कार्यक्रम होते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।